उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम थॉरोली डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, किस तरीके से आप वेक्टर को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं, इस चीज को हमें थॉरोली देखना है और जज करना है। तो देखिए, अगर आपको टू वेक्टर्स दिए जाते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए, जैसे अगर आपको दिया गया दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, यहाँ पर एक वेक्टर ए दिया गया और इसी के साथ एक दूसरा वेक्टर आपको बी दिया गया। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और आपसे कहा गया कि ए एंड बी का सम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ये हो जाएगा आर, यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को जब ऐड करना है तो आप अलजेब्रिकली इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस वेक्टर ए को प्लॉट करिए कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए ये वेक्टर ए रहा, और फिर उसके बाद जितने एंगल पे ये वेक्टर बी है, जहां पर वेक्टर ए का इंड हो रहा है वहीं से वेक्टर बी को इनिशिएट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। और देखिए, पहले वेक्टर ए को प्लॉट किया और फिर वेक्टर बी को प्लॉट किया। जहां पर वेक्टर ए टर्मिनेट हो रहा है वहीं पर वेक्टर बी को आपने इनिशिएट करके ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर जो ये इसका रिजल्टेंट होगा बेटा, यही कहा जाएगा a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्या कहा जाएगा? ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या दिया गया, पहले वेक्टर a को ड्रॉ करिए और फिर जहां पर वेक्टर a इंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, वहीं से आप वेक्टर b को स्टार्ट करिए और दोनों को ज्वाइन करिए। तो ज्वाइन करने पर आपको मिल जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर a एंड वेक्टर b का जो सम होगा वही आपका होता है इसका रिजल्टेंट। अब माइंड में आता है कि क्या a प्लस बी एंड b प्लस सी सेम ही होगा? तो चलिए देखते हैं बेटा। पहले हम वेक्टर b को ड्रॉ कर लें, ये ठीक है ना, और फिर उसके बाद वेक्टर a को ड्रॉ करें। जहां पर ये इंड हुआ वहां पर वेक्टर a, तो आप देखोगे बेटा यहाँ पर ये जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी सेम। वो भी क्या होगा आपका? सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है कि आप वेक्टर ए को पहले बनाते हैं या वेक्टर बी को पहले बनाते हैं, दोनों का ही रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जब आप इसको मेजर करोगे तो ये b प्लस ए है और ये a प्लस बी है, और दोनों ही क्या मिले, वेक्टर a प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस a। वेक्टर a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। इसमें कहीं पर किसी तरीके से कोई वेरिएशन आपको मिलना नहीं है। तो यहाँ पर बेटा आपको ये इतनी सी चीज दी गई। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन, या फिर पहले एडिशन के ही कुछ और पार्ट्स को देख लें कि अगर आपको मोर देन वन वेक्टर्स प्रोवाइड किए गए, मोर देन वन वेक्टर्स, यहाँ पर मोर देन टू वेक्टर्स, क्योंकि टू वेक्टर्स तक तो हमने यहाँ पर देख ही लिया। अगर टू से ज्यादा वेक्टर्स आपको प्रोवाइड किए गए, इन दैट कंडीशन आप किस तरीके से इनको लेकर के चलोगे? तो चलिए देखते हैं बेटा, इसे रफ कर दे बेटा इसे।
5 वेक्टर्स आपको दिए गए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर ई। अगर आप इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे, रिजल्ट आपका जो होगा वो सेम होगा। जैसे आपने यहाँ पर पहले ए को ड्रॉ किया, दिस इज वेक्टर ए, यहाँ पर बी को ड्रॉ किया, यहाँ पर सी को ड्रॉ किया, यहाँ पर डी को ड्रॉ किया और यहाँ पर ई को ड्रॉ किया। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स आपने एक फिक्स अरेंजमेंट में ड्रॉ कर लिए और फिर उसके बाद इनिशियल पॉइंट ऑफ ए मस्ट बी जॉइंड विद द फाइनल पॉइंट ऑफ ई। तो यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर r व्हिच इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस a। देखो बेटा, एक क्वेश्चन और आता है कि किन्हीं टू वेक्टर्स का सम कब मैक्सिमम होगा। बेटा when they are aligned in the same direction, जब वो सभी एक सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो सम होगा that will be maximum। और बेटा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो सम होगा that will be minimum। तो बेटा जब उनको एक डायरेक्शन में अलाइन किया गया तो उनका सम मैक्सिमम होना है, और जब उनको अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन किया गया तो उनका सम जो है वो मिनिमम होना है। अब चलिए इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं। जैसे पहले हमने वेक्टर डी बना लिया, ये फिर वेक्टर सी बना लिया, ये फिर उसके बाद वेक्टर बी बना दिया हमने, ये फिर उसके बाद वेक्टर ए बना दिया हमने, ये और फिर उसके बाद वेक्टर ई बना दिया हमने। ई को फिर से कहां पर लेकर के आए बेटा, वापस इसी फील्ड में, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे आया और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। बेटा इस कंडीशन में भी जो रिजल्टेंट होगा, मतलब ये कोई कंपलसरी केस है ही नहीं कि आप उनको कहां से लेकर के जा रहे हो और कहां से लेकर के वापस आ रहे हो। ठीक है ना, अगर आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट यहाँ पर मिला हुआ है वही रिजल्टेंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कब होगा बेटा, जब ये सेम लाइन के क्रॉस अलाइन होंगे। और मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये, तो यहां पर देखिए वेक्टर सम मैक्सिमम होगा if when two or more than two vectors are aligned in the same direction, they contain maximum sum, and when they contain opposite direction, then they contains minimum value। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये चीज बताई गई है। अब उसके बाद देखिए सब्सट्रैक्शन का केस देखते हैं। तो अभी एडिशन में हमने एक चीज देखी थी, एडिशन में हमने देखा था कि ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर क्या हो गया था आपका बी। ये आपका रिजल्टेंट था किसका, a प्लस बी का। ठीक है, लेकिन अगर b को हम कन्वर्ट कर दें किसमें, माइनस ऑफ b में, यानी उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, क्योंकि वेक्टर में माइनस का मतलब प्रैक्टिकली होता है डायरेक्शन से। वेक्टर में इसका मतलब डायरेक्टली होता है किससे, साइन का मतलब होता है डायरेक्शन। यानी आपने a को ऐसे ही रहने दीजिए ये, ठीक है, जिस b को आपने ऊपर
प्रिपेयर किया था ऐसे, अब इसे वेक्टर ए कर दीजिए और यहाँ पर आप इसे माइनस वेक्टर बी कर दीजिए। माइनस वेक्टर बी क्यों? क्योंकि पहले ये ऊपर जा रहा था और ऊपर ना जा करके कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो देखो बेटा यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा ये a प्लस बी ही होगा, लेकिन b आपका माइनस के साथ है तो a माइनस बी हो जाएगा। तो देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं किसी भी तरीके से। तो इसको जल्दी से नोट करिए। फिर उसके बाद बेटा वेक्टर सम के ही हम लोग एक नए रूल पे चलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल। जल्दी से नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। 1 मिनट है आपके पास नोट करने के लिए, जल्दी से नोट कर ले बेटा। देखिए ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर सम क्या होता है। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर सम क्या होता है, देखिए इसमें आपको बताया जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स के फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंटेट किया जाए, ठीक है ना। जैसे एक वेक्टर रहा आपके पास ये वेक्टर ए एंड यहीं पर दूसरा वेक्टर मिल जाए वेक्टर बी, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया जाए दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, किस पे इंक्लाइंड किया गया है इनको, एंगल थीटा पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका रिजल्टेंट होगा यानी थर्ड साइड जो होगी, if first two sides represents the vectors, ठीक है, first two sides of triangles represents the vector, then the third side will show the resultant whose value, देखो दोनों वेक्टर थीटा एंगल पे हैं, ठीक है, दोनों ही वेक्टर किस पे हैं आपके थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इन दैट कंडीशन जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसी को हमें डेराइव करना है, इसी को हमें डेराइव करना है और समझना है अच्छे से। और जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ये अल्फा एंगल पे होगी। किस पे होगी? अल्फा एंगल फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर से अल्फा एंगल पे जाएगा, प्रोजेक्ट होगा। और जो दूसरा आपको दिया जा रहा है वो थीटा एंगल पे एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर सब, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर सब। चलिए तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपने इसको नेम कर दी इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया आपका? ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, गिवन फिगर according to given figure, resultant is represented by R and by PGT। PGT जब देखोगे बेटा, तो PGT अगर इसकी नेमिंग कर दीजिए तो ये हो जाएगा P Q R and S। ठीक है ना? P Q R and S। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PGT पाइथागोरस थ्योरम से PS स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी SQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो सीधे सीधे R हो जाएगा, रख दीजिए R स्क्वायर इक्वल्स टू SQ स्क्वायर। तो SQ का मतलब कितना हो गया? ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर A और यहाँ पर प्लस RQ स्क्वायर प्लस QP। कितना है? QP को QP ही रहने दो, QP स्क्वायर। तो चलो देखो बेटा, पहले RQ और QP की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगेन, इन ट्रायंगल PQS, PQS को जब लेकर के चलोगे, सॉरी PQR को, PQR, तो PQR में देखो बेटा, जब आप sin थीटा लोगे तो sin थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PQ अपॉन B। तो बेटा PQ कितना हो जाएगा? PQ हो जाएगा B sin थीटा। कितना हो जाएगा? B sin थीटा। ये PQ की वैल्यू हो गई। जहां पर PQ लिखा हुआ है उसकी जगह पे B sin थीटा लिख सकते हो। और फिर देखिए cos थीटा लोगे तो cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी QRQ अपॉन B। तो यहाँ पर RQ कितना हो जाएगा? B cos थीटा, B cos थीटा। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसकी वैल्यू को रखिए। तो जब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस RQ। तो A की जगह पे A रहने दो और B की जगह पे क्या, RQ की जगह पे क्या कर दो? B cos थीटा। और PQ की जगह पे क्या कर दोगे? B sin थीटा। होल स्क्वायर कर दो, ओपन करो इसे, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। आपने A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दिया और यहाँ कर दिया B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बेटा इसमें से और इसमें से B स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 लिख दिया। यहाँ पर 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। यहाँ पर बताएंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये हो गया 1। और r की वैल्यू कितनी मिली आपके पास? r की वैल्यू हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r की वैल्यू
तो रिजल्टेंट की वैल्यू तो सीधे सीधे ये r स्क्वायर की वैल्यू थी, बस इसी का अंडर रूट निकाल दिया आपने तो आपको r की वैल्यू मिल गई। लेकिन इस r की वैल्यू के अलावा आपको ये एंगल भी निकालना होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन आपको ये भी पता करना होता है कि वो किस एंगल पे इंक्लाइंड है फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर से वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, इस चीज को भी हमें देखना होता है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो पहले देख लीजिए। तो यहां पर नाउ एंगल ऑफ रिजल्टेंट तो किस एंगल पे होगा बेटा, यहाँ पे आर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अल्फा निकालना है तो tan अल्फा कितना होगा आपका, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस pq अपॉन sq। तो रखो यहाँ पे pq कितना हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये बेटा आपका रिजल्ट हो गया, tan थीटा की वैल्यू हो गई। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं अगर नीड होगी तो। अगर नीड होगी तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जल्दी से नोट करिए बेटा इसे। हो गया बेटा। चलिए देखिए यहाँ पे बेटा, ये आपको दिया गया इस तरीके से कि आपको टू वेक्टर्स दिए गए थे, एक वेक्टर a और एक दूसरा वेक्टर b। वेक्टर b इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वेक्टर a। तो यहाँ पर जब आपको ये मिल गया तो px² sq² qp²। तो यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और सीधे सीधे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करा दिया। तो यहाँ पर अगेन इन ट्रायंगल PQ1 sin थीटा PQ upon B और PQ equals to B sin थीटा cos थीटा equals to RQ upon B, तो RQ equals to B cos थीटा। यहाँ पर देखिए SQ जो दिया गया, SQ जगह पे SR plus RQ, तो SR की वैल्यू A है और RQ की जगह पे क्या रख दिया, B cos थीटा, और QP की जगह पे B sin थीटा। ओपन कर दिया इसको तो मिला क्या, A² plus B² cos² थीटा प्लस 2ab cos थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन दोनों में से b स्क्वायर को कॉमन ले लिया और r की वैल्यू मिल गई है। फिर आपसे कहा गया जो रिजल्टेंट है r वो किस एंगल पे है, तो यहाँ पर tan अल्फा निकालना होगा क्योंकि आप r का स्लोप निकाल रहे हो।
क्यों? क्योंकि जब हाइट और बेस के बीच का डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस का रेशियो, तो आप हमेशा क्या निकालते हो? स्लोप निकालते हो। तो यहाँ पर tan अल्फा इक्वल्स टू यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन PQ अपॉन SQ हो जाएगा। SQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? SR प्लस RQ। SR की जगह पे A रखा और RQ की जगह पे फिर से B cos थीटा को रख दिया, ये आपका रिजल्ट होगा। अब देखिए, आपको बताया जा रहा है जैसे कब इनकी वैल्यू मैक्सिमम और कब इनकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो आपको बताया गया कि r जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटा जब cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाता है आपका? 1। तो r इक्वल्स टू कितना मिलेगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? अंडर रूट a प्लस b होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट खत्म, तो a प्लस b। यानी जब दोनों, यानी इसका मतलब क्या होगा? a and vector a and b are in same direction, are in सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, when theta equals to 90 डिग्री, थीटा कितना होगा आपका? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 हो जाता है आपका 1। तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म हट गया। r कितना मिला? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या मिला? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और लास्ट केस आपके पास है इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो बेटा +1 में ये a प्लस b मिला था, -1 में ये a माइनस b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा r इक्वल्स टू a माइनस b। ये चीज अब देखो होता क्या है, जैसे आपसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स F1 लग रहा है और दूसरा फोर्स परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है F2। F1 8 न्यूटन है और F2 आपका 6 न्यूटन है। आपसे कहा गया कि रिजल्टिंग फोर्स कितना लगेगा, तो बेसिकली बच्चे इसे ऐड कर देते हैं, लेकिन जब दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? F नेट इक्वल्स टू, देखो बेटा थीटा 90 है तो 90 के लिए होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लगा दो अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट 100 दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और किधर लगेगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? नाइन्टी डिग्री के लिए आपका जो tan अल्फा होता है वो सिर्फ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 6 न्यूटन और बेस कितना है? 4 न्यूटन। तो 3/4 3/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/2 के इक्विवेलेंट। और अगर एंगल यहाँ पर चेंज हो जाता, ये 90 ना मिलता, 30 मिलता, 60 मिलता, 45 मिलता, 120 मिलता, तो उन सभी के लिए बेटा यहाँ पर आप ये फार्मूला रखते और थीटा की उस वैल्यू से लेकर के आपको मूव करना होता था। ठीक है ना? तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। आज की क्लास को इतने पे लीव करेंगे, कल पैरेललोग्राम और स्केलर प्रोडक्ट पे वर्क किया जाएगा। ठीक है? किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा। वैभव एंड नवाज सिर्फ 2 ही लोग हैं, कुछ डाउट है बेटा?
यूनिट वेक्टर बेटा अभी पूछा तो था शायद कल आपने, परसों नरसों कब पूछा था पता नहीं। चलिए, हाँ बेटा, अच्छा जीरो वेक्टर, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है बेटा, अ वेक्टर, a vector whose magnitude is unity is यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, यूनिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब कि उसमें डायरेक्शन तो होगी लेकिन उस डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ वन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is unity is known as यूनिट वेक्टर। अब देखो इसे लिखते कैसे हैं? जैसे अगर आपके पास ये दिया गया वेक्टर, तो इसको कैट से लिखा जाता है। कैट का मतलब इसमें डायरेक्शन है बट इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। रिप्रेजेंटेशन जो वेक्टर ए था उसको उसके मैग्नीट्यूड से ही क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे आपको दिया गया 17 यूनिट इन ईस्ट डायरेक्शन, तो 17 को 17 से डिवाइड कर दो, तो ईस्ट डायरेक्शन के लिए आपको मिलेगा बस बेटा 1 यूनिट के साथ ना, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या, ए कैप। ए कैप मींस वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। यूनिट मींस whose magnitude is 1 without 6 specified डायरेक्शन। क्लियर है बेटा, ठीक है भैया। इसमें जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया बेटा कि एक ऑब्जेक्ट पे टू फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, कल बेटा इसका और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है ना, एनसीईआरटी से ही करेंगे। अगर आपको टू फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे दिए गए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, F1 8 न्यूटन है और F2 6 न्यूटन है, तो बेटा क्या कर दिया, यहाँ पर 90 डिग्री वाला केस लगा दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा F1 प्लस F2 किया, कितना आ गया 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स तो कितना लगा 10 न्यूटन का, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि रिजल्टेंट किसी फोर्स के पास तो जाएगी, यहाँ कहीं बीच में जाएगा वो ऐसे, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके लिए आप tan अल्फा इक्वल्स टू 6/4। 6 का मतलब tan अल्फा क्या होता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। जैसे देखो हमेशा सिर्फ यही tan अल्फा नहीं होता बेटा ना, देखो ये जैसे tan अल्फा निकाल रहे हो बेटा, तो ये एंगल यहाँ पर जो अल्फा है आपका, ये अल्फा, ठीक है ना बेटा। अगर यहाँ कहीं पर परपेंडिकुलर नहीं मिला तो आप इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहाँ पर लगा सकते हो, और जैसे ही यहाँ पर लाओगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा बेटा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड होगा और बेस आपके पास है, तो बस वही कर दिया बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/4, ठीक है। तो जब ये 6/4 हो गया तो 3/2, और अल्फा कितना मिला, tan को दूसरी साइड में ले जाएंगे। tan मैथ्स में पढ़ाया जा रहा होगा ना बेटा ये, कि इनवर्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, यानी tan थीटा इक्वल्स टू जो भी है, जब आप tan को दूसरी साइड में ले जाओगे तो इनवर्स फंक्शन हो जाता है। जैसे x को जब आप xy इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर -1, यही तो होता है, यानी कि x की पावर -1 हो जाएगा ना, तो बस वैसे ही जब tan इधर जाएगा तो इसका भी इनवर्स हो जाएगा पावर -1। तो बेटा ये अल्फा की वैल्यू है, कितने एंगल पे वो थ्रो किया जाएगा, यानी इस पे tan इनवर्स 3/2। आई बात समझ में, बाकी इसके और क्वेश्चन करेंगे बेटा तो ये और समझ में आएगा। आया भैया वैभव, चलिए ठीक है, और क्वेश्चन से बेटा और क्लियर होगा, ठीक है। और कुछ हो तो पूछ लीजिए। नवाज आपको कुछ पूछना है, चलिए ठीक है बेटा, क्लास को ओवर करते हैं फिर। कुछ डाउट है बेटा क्या नवाज, आवाज आपकी नहीं आ रही है।